आज की डेट में कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीजेपी नहीं है, कम से कम पिछले कुछ महीनों से तो नहीं है, क्योंकि अब उनकी अपनी पार्टी के शशि थरूर उनके लिए एक परमानेंट हेडेक बनते जा रहे हैं, जो हर कुछ हफ्तों में एक ऐसी बात बोल देते हैं जिससे राहुल गांधी, कांग्रेस या फिर पूरी ऑपोजिशन सोच में पड़ जाए कि भाई ये आदमी हमारी साइड में है, दूसरी साइड में। There is no problem with all sorts of political demonstrations, dharnas, hartals, gheraos, sloganeering, narebazi, whatever, jantar mantar protests. All those are legal, constitutional, permitted in our democratic framework. But the temple of our democracy is a place where you go for prayer in the form of argument, debate, and reasoned thinking. One of my concerns is it is actually we, the opposition, who benefit the most from Parliament. एक्चुअली मुंबई में IIM-UN के 15th एनिवर्सरी इवेंट में थरूर से जंतर मंतर के CJP प्रोटेस्ट, जेन-ज़ी पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट में ऑपोजिशन के लगातार हंगामे पर बात हो गई और थरूर ने अपनी ही ऑपोजिशन को समझा दिया कि भाई प्रोटेस्ट जो है ना वो सड़क पर करो, लेकिन पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट का ग्राउंड बनाकर देश का नुकसान मत करो, क्योंकि क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर को जवाब देना होता है, 0 आवर में अर्जेंट इश्यूज उठते हैं, रूल 377 से कॉन्स्टिट्यूएंसी के मैटर ऑफिशियल रिकॉर्ड पर आते हैं और बिल्स की डिबेट में गवर्नमेंट को लीगली और पॉलिटिकली कॉर्नर किया जाता है। Because we get to question the ministers during question hour, put them on the spot, challenge them. We are the ones who get to raise our constituency issues under provisions called 0 hour, matters of urgent public importance, Rule 377, and so on, which is necessary for us because we're not in power. A minister doesn't need that. A minister or even a ruling party MP can get his work done because he's in power, his party's in power. The opposition needs to flag these issues and put them on record. We're cheating ourselves of both the question hour principle and the constituency matters or any matters of national importance we wanted to raise. And we are also losing the opportunity to place our views on record on the kind of legislation the government brings to us. थरूर खुद इस लोकसभा में 88% अटेंडेंस, 35 डिबेट्स, 131 क्वेश्चंस और 6 प्राइवेट मेंबर बिल्स के साथ इन पार्लियामेंट्री टूल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल्स का नेशनल MP एवरेज सिर्फ 0.4 है। दूसरी तरफ करंट मॉनसून सेशन में ऑपोजिशन के हंगामे के कारण दोनों हाउसेस लगातार 13 दिन तक डेडलॉक में फंसे रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट से जवाब मांगने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस मिले हैं, ऑपोजिशन उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को बंद करवा रही है और इसका जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ डिबेट्स का नहीं हो रहा है। 2026 बजट सेशन में पार्लियामेंट के अंदर हुई डिसरप्शंस की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो करीब 2.5 लाख रुपीस पर मिनट की थी और दोनों हाउसेस का नेशनल लॉस करीब 57 करोड़ बताया गया था। यानी पहले करोड़ों खर्च करके पार्लियामेंट चलाओ, फिर नारे लगाकर पार्लियामेंट बंद करवाओ और बाहर आकर कंप्लेंट करो कि गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही है। लेकिन थरूर ने इसी इवेंट के अंदर राहुल गांधी की भी मुश्किलें बढ़ा दी। We have to be conscious of the fact, all the opposition parties, that we didn't provide a route into our parties for the kinds of people who were in Jantar Mantar last month. And to my mind, that is actually something we really need to examine. राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कैंपेन पेपर लीक्स और स्टूडेंट इश्यूज को लेकर चल रहा था, लेकिन CJP का जंतर मंतर प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स के बीच में कहीं ज्यादा रेजोनेट कर गया। थरूर ने इस पर अपनी पार्टी से सीधा सवाल पूछा कि कांग्रेस स्टूडेंट्स को सुनने में कहां फेल हो गई और क्या उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो जेन-ज़ी को समझ नहीं पा रहे हैं। Had been taken up by us earlier. We had a Chatron Ki Goonj thing where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things and that didn't resonate. Sorry to interrupt, but that didn't resonate as much as this did. Correct. And that's why we need to ask ourselves, what did we fail to do? Did we fail to listen? Did we fail to tap into the old cliche of having your finger on the pulse of the people? Was our finger missing from the pulse of Gen Z? और ये चीज कांग्रेस के लिए और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग इसलिए थी क्योंकि कुछ ही दिन पहले यूपी कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय राय इसी कैंपेन को नेशनल मूवमेंट बता रहे थे। देखिए, राहुल गांधी जहां भी अत्याचार अन्याय हो रहा है वहां पे निश्चित तौर से उठा रहे हैं और राहुल जी छात्रों के हित के साथ पूरे देश के छात्र, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे वो बंगाल का हो या यूपी का हो, पूरे देश के, चाहे राजस्थान का हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उड़ीसा से लेकर गुजरात तक, जहां भी नौजवान हैं उनके साथ राहुल गांधी खड़े हैं। थरूर ने CJP प्रोटेस्ट को पॉलिटिशियंस के लिए एक रूड वेकअप कॉल भी बताया और कहा कि 2029 तक जेन-ज़ी और जेन अल्फा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक मैसिव वोटिंग ब्लॉक बनने वाले हैं और इसीलिए कांग्रेस को यहाँ पर अपनी यूथ स्ट्रेटजी पर काम करना चाहिए। लेकिन अगले ही दिन AICC के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल ने पार्टी लीडर्स को वार्निंग दे दी कि ऐसी कोई भी स्टेटमेंट मत दो जिससे बीजेपी को पॉलिटिकल एम्यूनेशन मिल जाए, क्योंकि राहुल गांधी में फॉल्ट निकालने से बीजेपी खुश होती है। इवन लिबरल और कांग्रेस सपोर्टिंग ऑनलाइन सिस्टम भी थरूर के पीछे पड़ गया है। वही पुराना अटैक शुरू हो चुका है कि भाई पार्टी लाइन से अलग क्यों बोलते हो, बीजेपी उनके स्टेटमेंट्स को क्यों यूज करती है और अगर उन्हें RSS और बीजेपी की कोई बात सही लगती है तो वो कांग्रेस में क्यों है। पर देखिए, थरूर के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है।
फरवरी 2025 में मोदी और ट्रंप की मीटिंग के कुछ आउटकम्स को उन्होंने भारत के लिए पॉजिटिव कहा था और साफ कह दिया था कि हर फॉरेन पॉलिसी इशू को सिर्फ पार्टी इंटरेस्ट के साथ नहीं देखा जा सकता। कुछ हफ्तों बाद उन्होंने मोदी गवर्नमेंट की वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी की भी तारीफ की थी। कांग्रेस ने कोविड के दौरान वैक्सीन एक्सपोर्ट को मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ मेजर पॉलिटिकल इशू बनाया था, लेकिन थरूर ने उसी प्रोग्राम के डिप्लोमेटिक इंपैक्ट को ओपनली सक्सेसफुल माना था। लेकिन जब इस चीज पर हेडलाइन बनी तो कांग्रेस अनकंफर्टेबल हो गई। लेकिन असली बम जो था वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद फटा। मई 2025 में पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उस पर ग्लोबल आउटरीच बनाने के लिए एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया 59 मेंबर्स का, और उनमें से एक डेलीगेशन का लीडर शशि थरूर को बनाया गया था। Of the sindoor is not that different from the color of blood, and that was what was spilt by the terrorists in our country. I thought it was a very, very evocative, emotional and powerful choice to name the operation that way. How much do you believe the US played a role in brokering the ceasefire? As far as we're concerned, almost none. The terrorists can't march in with impunity, kill our people and march out. They killed, sadly, 22 innocent people in Poonch. और ट्विस्ट ये था कि कांग्रेस ने सेंटर को जिन 4 एमपीज के नाम दिए थे उनमें शशि थरूर थे ही नहीं। गवर्नमेंट ने उनको अपनी तरफ से चुना था। एक्चुअली थरूर जो थे वो पहले डिप्लोमेट थे, यूएन बैकग्राउंड था, फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस भी था और वेस्टर्न ऑडियंस के सामने भारत का केस उनकी लैंग्वेज में रख सकते थे। और इसी वजह से उनकी जो डेलीगेशन थी वो यूएस, गुयाना, पनामा, कोलंबिया और ब्राजील गई थी। As I put it when I explained it to the BBC, I said, look, it's like you spot a burglar in the hedges outside your house, and you go and capture him there or deal with him there, rather than wait for him to shatter your windows and come into your house. We've had a lot of shattered windows in recent years, and we chose at this time that we would hit them before they hit us. और थरूर ने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पर भारत का स्टैंड डिफेंड करने में कोई हेजिटेशन नहीं दिखाई थी वहां पर। That people from Pakistan can't just come across the border, kill innocent civilians who are just enjoying a tourist holiday and walk back across without having to pay a price for it. These are extremely well-known terror bases, the headquarters of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur and the headquarters of the Lashkar-e-Taiba in Muridke. These are not innocent places. This is a state that sponsors terrorism in the most vile manner, and a response absolutely had to be issued in order to make it clear there's a price to be paid for this kind of conduct. I think the Indian public expected no less, and I believe that what India did was a very sensibly calibrated response, where they were careful, first of all, to avoid collateral damage by striking at night, striking buildings which were known to be headquarters of wanted militant and terrorist groups, most of which have been proscribed by the United Nations Security Council. So these headquarters, known to be in Pakistan, were attacked. एंड इसी वजह से कांग्रेस के कुछ नेताओं का फ्यूज उड़ गया था। पनामा में भारत के काउंटर टेरर अप्रोच की तारीफ करने के बाद कांग्रेस के जो लीडर हैं उदित राज, उन्होंने शशि थरूर को बीजेपी का सुपर स्पोक्सपर्सन बता दिया था और बाद में उनके सस्पेंशन तक की बात उठा दी थी। पवन खेरा ने थरूर की पुरानी स्टेटमेंट्स और राइटिंग्स निकालकर पब्लिक काउंटर शुरू कर दिया था। मतलब थरूर जो थे वो पाकिस्तान का नैरेटिव काउंटर कर रहे थे और कांग्रेस के नेता जो थे वो थरूर को काउंटर करने में लगे हुए थे। फिर जुलाई 2025 में पार्लियामेंट में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर करीब 16 घंटे की डिबेट तय हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस चाहती थी कि थरूर गवर्नमेंट पर पार्टी लाइन के हिसाब से अटैक करें, लेकिन वो उसी ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं हुए जिसे वो हफ्ते पहले जाकर दुनिया भर में डिफेंड करके आए थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस की स्पीकर लिस्ट में से थरूर गायब कर दिए गए। और इसी बात से कांग्रेस और थरूर का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो समझ में आ जाता है। प्रॉब्लम आइडियोलॉजी की नहीं है, ओबीडियंस की है। और कांग्रेस में इंडिपेंडेंट लीडर्स के साथ ये बिहेवियर कोई नई चीज नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव को देखिए, देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे और 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उनकी गवर्नमेंट में शुरू हुआ था। लेकिन गांधी फैमिली से रिलेशन खराब होने के बाद 2004 में उनकी डेथ पर उनकी बॉडी जब कांग्रेस के हेडक्वार्टर पहुंची तो गेट तक ओपन नहीं किया गया था और फ्यूनरल दिल्ली की जगह हैदराबाद में हुआ था। ऐसे ही 1998 में कांग्रेस प्रेसिडेंट सीताराम केसरी को जबरन हटाकर जब सोनिया गांधी को प्रेसिडेंट बनाया गया तो रिपोर्ट्स के मुताबिक केसरी को उस समय कांग्रेस हेडक्वार्टर के एक रूम में रोक दिया गया था, वो भी बंद करके, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस से अलग लाइन रखने लग गए थे। 1999 में शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन और पीएम कैंडिडेचर पर सवाल उठा दिया। तीनों को कांग्रेस से निकाल दिया गया और उसके बाद एनसीपी बनी थी। 2020 में कांग्रेस के अंदर G23 के 23 सीनियर लीडर्स ने फुल टाइम लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स और इंटरनल इलेक्शंस की मांग की थी।
2021 में कपिल सिब्बल ने कहा था कि भाई साहब G23 का मतलब जो है वो जी हजूर 23 नहीं है। तो ऐसे में यूथ कांग्रेस के वर्कर्स जो थे उनके घर पहुंच गए थे, स्लोगन्स लगाए थे, टमाटर फेंके थे और उनकी कार को डैमेज करके चले गए थे। और इसी तरीके से पिछले साल दिसंबर में उड़ीसा के एक लीडर मोहम्मद मौकिम ने सोनिया गांधी को लेटर लिखकर राहुल गांधी को यूथ और पार्टी वर्कर से डिस्कनेक्टेड बताया और शशि थरूर या फिर सचिन पायलट जैसे नेताओं को बड़े रोल्स देने की मांग की। एंड गेस व्हाट, इनको भी पार्टी से निकाल दिया गया। यानी पैटर्न बिल्कुल क्लियर है और अब शशि थरूर लेटेस्ट प्रॉब्लम है, लेकिन उनको नरसिम्हा राव की तरह आसानी से किनारे लगाना मुश्किल है, क्योंकि 2022 कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट जो था वो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ था। फिर भी थरूर 11.4% से ज्यादा डेलीगेट वोट्स ले गए और पब्लिक इलेक्शंस के अंदर भी उनका अपना बेस है। 2024 में तिरुवनंतपुरम से उन्होंने 3 लाख वोट्स लेकर बीजेपी के राजीव चंद्रशेखर को 16,000 वोट से हराया था और लगातार चौथी बार लोकसभा पहुंचे थे। यानी आदमी इलेक्शंस जीतता है, पार्लियामेंट में एक्टिव है, फॉरेन पॉलिसी को समझता है और इंटरनेशनल ऑडियंस में क्रेडिबिलिटी रखता है, लेकिन बंदे की अपनी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है वो राहुल गांधी से अलग है और एग्जैक्टली यही चीज कांग्रेस के लिए डिफिकल्ट है। ऑक्सफोर्ड यूनियन में ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन पर उनकी जो स्पीच है वो उनकी इंटरनेशनल आइडेंटिटी का मेजर हिस्सा बन चुकी है। If I can just quickly look through the other notes I was scribbling while they were speaking, there was reference to democracy and rule of law. Let me say with the greatest possible respect, it's a bit rich to oppress, enslave, kill, torture, maim people for 200 years and then celebrate the fact that they're democratic at the end of it. We were denied democracy, sir. We had to snatch it, seize it from you. With the greatest reluctance, it was conceded in India's case after 150 years of British rule, and that too with limited franchise. इंडिया कनाडा डिस्प्यूट के दौरान वेस्टर्न मीडिया के डबल स्टैंडर्ड्स पर उन्होंने सवाल उठा दिया कि भाई जब तुम्हारे देश दूसरे देशों पर अटैक कर देते हैं तो हमें लेक्चर देने से पहले थोड़ा तो सोच लो। 2026 में भी यही पैटर्न जारी रहा। बीजेपी की बंगाल और असम में इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के बाद थरूर ने मोदी और अमित शाह की ऑर्गेनाइजेशनल कैंपेन को इफेक्टिव बताया और ऑपोजिशन को उनसे सीखने की सलाह दे दी। अब देखिए ये बात क्लियर है कि थरूर जो है वो बीजेपी के सपोर्टर नहीं बने हैं, लेकिन कांग्रेस का ऑटोमेटिक एंटी बीजेपी फॉर्मूला फॉलो करना बंद कर दिया है और इसी कारण से कांग्रेस के इकोसिस्टम को उनसे इतनी मिर्ची लगती है। इसीलिए कभी उदित राज अटैक करते हैं, कभी पवन खेरा और बाकी जो ऑनलाइन ट्रोल्स हैं वो तो बीजेपी ज्वाइन करने की सलाह देते ही रहते हैं। लेकिन शशि थरूर पर हर नए अटैक के साथ कांग्रेस एक पुरानी बात को प्रूव करती है, यही कि इस पार्टी में प्रॉब्लम गलत होने से नहीं है, प्रॉब्लम हाई कमांड से अलग होने से है।